नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब की दुनिया में थोड़ा गहराई तक जा रहे हैं। मार्था बेक की किताब है बियॉन्ड एंग्जाइटी, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी एंड फाइंडिंग योर लाइफ्स पर्पस। हमारे पास इस किताब का एक सार है और कुछ समीक्षाएं भी हैं। तो इनके जरिए हम कोशिश करेंगे इसके जो मुख्य विचार हैं, जो तर्क हैं, उन्हें समझने की। हाँ, तो आज हमारी इस पड़ताल का मकसद ये जानना है कि ये किताब चिंता को, जिसे हम अक्सर एक बोझ या एक तरह की बीमारी ही समझते हैं, उसे जिज्ञासा से, रचनात्मकता से और यहाँ तक कि जीवन के उद्देश्य से कैसे जोड़ती है। क्या ये वाकई चिंता से आगे बढ़कर एक शांत, एक सार्थक जीवन का रास्ता दिखा सकती है? चलिए इसकी तह तक चलते हैं। ये किताब एक बड़ा दावा करती है कि चिंता को सिर्फ कम करने या दबाने के जो आम तरीके हैं ना, उनसे आगे बढ़कर उसे एक तरह की रचनात्मक ऊर्जा में बदला जा सकता है। ये सुनने में काफी अलग लगता है। चलिए देखते हैं लेखिका इसे कैसे संभव बताती हैं। तो शुरुआत करते हैं किताब के मूल विचार से। आजकल ये जो इतनी आम हो गई है चिंता की महामारी और हमारे सोचने के पैटर्न, उसके बारे में ये क्या कहती है? इसका बुनियादी तर्क क्या है? हाँ, इसमें जो एक बात ध्यान खींचती है वो ये कि लेखिका का तर्क है कि जिस तरह की विश्लेषणात्मक सोच है ना हमारी, मतलब जो एनालिटिकल थिंकिंग है, जिसे पश्चिमी संस्कृति में बहुत बढ़ावा दिया जाता है, जी। वही सोच असल में हमें चिंता के बढ़ते घेरे में, मतलब एंग्जाइटी स्पाइरल में फंसा सकती है। हाँ। उनका मानना है कि हमारा दिमाग जब लगातार इसी में उलझा रहता है कि क्या गलत हो सकता है, क्यों हुआ, कैसे ठीक करें, तो वो अनजाने में चिंता पैदा करने वाले विचारों को ही और मजबूत करता जाता है। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश में ही हम कई बार चिंता के जाल में और गहरे उतर जाते हैं। इसीलिए वो कहती हैं कि सिर्फ तर्क और विश्लेषण के भरोसे स्थायी शांति मिलना या चिंता से मुक्ति पाना वो बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो अगर सिर्फ सोचने या विश्लेषण करने से बात नहीं बन रही, तो फिर रास्ता क्या है? लेखिका क्या सुझाव देती हैं? यहीं पर उनका नजरिया थोड़ा अलग हो जाता है जो आम सलाह होती है उससे। वो कहती हैं कि समाधान हमारे नर्वस सिस्टम के रचनात्मक हिस्सों को जगाने में है। इसे ऐसे समझिए कि हमारा नर्वस सिस्टम तनाव मोड में भी काम करता है और शांति मोड में भी, है ना? हाँ। चिंता हमें तनाव मोड में रखती है। बेक कहती हैं कि जब हम जिज्ञासा, कल्पना, कुछ नया बनाने की इच्छा और अपने इंट्यूशन, मतलब अंतर्ज्ञान जैसी चीजों को एक्टिवेट करते हैं, जिन्हें वो दाहिना दिमाग की गतिविधियां कहती हैं, तो हम एक अलग तरह के चक्र में चले जाते हैं, जिसे वो क्रिएटिविटी स्पाइरल यानी रचनात्मकता का सकारात्मक घेरा कहती हैं। उनका मानना है कि यही वो रास्ता है जो न सिर्फ चिंता को शांत करता है, बल्कि जीवन में ज्यादा गहरा अर्थ, संतोष और दूसरों के साथ बेहतर जुड़ाव बनाने में भी मदद कर सकता है। ये सिर्फ चिंता हटाने के बारे में नहीं है, बल्कि उसकी ऊर्जा को एक नई पॉजिटिव दिशा देने के बारे में है। अच्छा, तो ये एंग्जाइटी स्पाइरल और क्रिएटिविटी स्पाइरल, ये दो शब्द बार बार आ रहे हैं। क्या इन्हें थोड़ा और खोलकर समझा सकती हैं? ये काम कैसे करते हैं? बिल्कुल। एंग्जाइटी स्पाइरल मतलब चिंता का बढ़ता घेरा। ये एक तरह का दुष्चक्र है। मान लीजिए आपके मन में एक चिंताजनक विचार आया, जैसे मुझसे ये काम नहीं होगा। इस विचार से शरीर में तनाव पैदा होता है, शायद धड़कन तेज हो जाती है या पेट में कुछ गड़बड़ लगती है। फिर ये जो शारीरिक एहसास है वो उस शुरुआती विचार को और पक्का कर देता है। देखो, मुझे घबराहट हो रही है, मतलब सच में मुझसे नहीं होगा। और ये चक्र चलता रहता है? विचार शारीरिक प्रक्रिया को बढ़ाता है और शारीरिक प्रक्रिया विचार को। अच्छा। व्यक्ति इसमें फंसा हुआ महसूस करता है और उसका दिमाग इसी में गोल गोल घूमता रहता है कि इससे कैसे निकले, पर निकल नहीं पाता। लेखिका इसे तोड़ने के लिए कहती हैं कि डरने के बजाय थोड़ी जिज्ञासा से पूछें, अच्छा ये चिंता क्या है, ये क्यों महसूस हो रही है, और साथ ही कुछ रचने की प्रक्रिया में लग जाएं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, और कल्पनाएं या सहज ज्ञान जैसी दिमागी क्षमताओं का इस्तेमाल करें। और ये क्रिएटिविटी स्पाइरल इसके उलट कैसे काम करता है? क्रिएटिविटी स्पाइरल तब शुरू होता है जब हम अपनी रचनात्मक ऊर्जा को जगाते हैं, और यहाँ रचनात्मकता का मतलब सिर्फ कोई बड़ी कला बनाना नहीं है। हाँ, ये जरूरी है समझना। बिल्कुल। इसका मतलब हो सकता है कोई नई रेसिपी ट्राई करना, या बगीचे में कुछ उगाना, किसी समस्या को नए नजरिए से देखना, या बस कुछ देर के लिए अपनी पसंद के किसी काम में खो जाना। जब हम इस तरह की एक्टिविटीज में लगते हैं तो हमारा ध्यान चिंता से हटकर संभावनाओं पर जाता है। अच्छा। इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता बेहतर होती है, हमें अपने काम या जीवन में ज्यादा अर्थ महसूस होता है,
और हम अक्सर दूसरों से भी ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। लेखिका इसे चिंता वाले रास्ते के ठीक उलट देखती हैं। चिंता हमें सिकोड़ती है, डराती है, जबकि रचनात्मकता हमें फैलाती है, जोड़ती है और शांति की ओर ले जाती है। इसे शुरू करने के लिए ही लेखिका छोटे छोटे अभ्यास सुझाती हैं, जैसे सिर्फ 5 मिनट कुछ भी लिखना या स्केच करना, बिना किसी उम्मीद के। ये सुनने में वाकई एक अलग नजरिया लगता है। अब आते हैं किताब की बनावट पर। क्या ये पूरी किताब सिर्फ चिंता और रचनात्मकता के इन्हीं विचारों के इर्द गिर्द घूमती है? क्योंकि सुनने में आया है कि कुछ समीक्षकों को लगता है कि किताब आगे बढ़ते बढ़ते अपने मूल फोकस से थोड़ी फैल जाती है। क्या ये बात सही है? हाँ, किताब की संरचना को समझना जरूरी है, खासकर अगर कोई पाठक सिर्फ चिंता का तुरंत समाधान ढूंढ रहा है। किताब मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटी है। पहला भाग पूरी तरह से चिंता की प्रकृति, उसके अनुभव को समझने और उसे मान्यता देने पर केंद्रित है। इसमें लेखिका बहुत सहानुभूति से समझाती हैं कि चिंता कैसी महसूस होती है, शरीर पर उसका क्या असर होता है और समाज इसमें कैसे भूमिका निभाता है। यह हिस्सा उन लोगों को बहुत राहत और एक तरह की वैलिडेशन दे सकता है जो अपनी चिंता को लेकर अकेला या शर्मिंदा महसूस करते हैं। दूसरा भाग फिर रचनात्मकता की शक्ति पर केंद्रित होता है। यहीं पर क्रिएटिविटी स्पाइरल का विचार विस्तार से आता है। लेखिका रचनात्मक जिज्ञासा जगाने, चिंता के बावजूद नए रास्ते खोजने और फ्लो की स्थिति पाने के तरीके बताती हैं। फ्लो मतलब वो स्थिति जब हम किसी काम में इतने खो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, जब समय का पता ही नहीं चलता और चिंता पीछे छूट जाती है। यहाँ जोर चिंता को मिटाने पर कम और कुछ नया बनाने पर ज्यादा है। तीसरा भाग, जैसा आपने कहा, वो थोड़ा ज्यादा व्यापक और दार्शनिक सा हो जाता है। इसमें जीवन में बड़े बदलाव लाने, अपने असली पैशन या उद्देश्य को पहचानने और उसे जीने की बात होती है। इसमें थोड़ी आध्यात्मिकता की झलक भी मिलती है। अब कुछ समीक्षाओं में ये बात उठाई गई है कि जहां पहला भाग चिंता से निपटने के लिए बहुत ठोस, व्यावहारिक और केंद्रित सलाह देता है, वहीं बाद के भाग, खासकर तीसरा, कुछ पाठकों को थोड़ा सामान्य सेल्फ हेल्प जैसा लग सकता है। अच्छा, तो ये उन लोगों को शायद विषय से भटकाव लगे जो किताब सिर्फ और सिर्फ चिंता कम करने के तरीकों के लिए पढ़ रहे थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि बाद के हिस्सों में चिंता कम करने के लिए कुछ ठोस अभ्यास या तकनीकें नहीं हैं? आपने रचनात्मकता की बात की, लेकिन क्या सीधे तौर पर मन शांत करने के लिए भी कुछ है? जैसे स्रोतों में शांत रहने की कला यानी आर्ट ऑफ काम का जिक्र मिलता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि व्यावहारिक अभ्यास तो इस किताब की एक बहुत बड़ी ताकत है और ये तीनों भागों में बिखरे हुए हैं। किताब सिर्फ सिद्धांत नहीं बताती, ये पाठक को साथ साथ कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। चिंता को सीधे शांत करने और रचनात्मकता के लिए जमीन तैयार करने के लिए कई अभ्यास दिए गए हैं। जैसे इसमें सांस लेने के कई तरह के अभ्यास हैं जो तुरंत हमारे नर्वस सिस्टम के तनाव वाले हिस्से को शांत करके आराम वाले हिस्से को एक्टिवेट करने में मदद करते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। हाँ, इसमें माइंडफुलनेस यानी वर्तमान क्षण में ध्यान देने की तकनीकें सिखाई जाती हैं ताकि हम विचारों के जाल से बाहर निकल सकें। आत्मकरुणा मतलब सेल्फ कंपैशन के अभ्यास है, यानी खुद के प्रति नरम और दयालु होना, खासकर जब हम मुश्किल में हों, जो अक्सर चिंता के साथ होता है कि हम खुद को कोसने लगते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। और हाँ, रचनात्मक अभिव्यक्ति के भी कई सुझाव हैं, चाहे वो जर्नलिंग हो, ड्राइंग हो, डांस हो या कुछ और। इन सब का मकसद एक स्थिर भावनात्मक आधार बनाना है जहां से जिज्ञासा और रचनात्मकता पनप सके। और अच्छी बात यह है कि ये अभ्यास जटिल नहीं है, इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल किया जा सकता है। और किताब की भाषा या लिखने का अंदाज कैसा है? क्या इसे पढ़ना आसान है या ये किसी अकादमिक टेक्स्ट की तरह भारी भरकम है? भाषा काफी हद तक बोलचाल वाली है, गर्मजोशी भरी और सीधी। ऐसा लगता है जैसे लेखिका सीधे पाठक से बात कर रही हो, अपनी कहानियां और अनुभव शेयर कर रही हो। अच्छा। डिसोरिएंटेड है। हर अध्याय में आपको कुछ सोचने, महसूस करने या करने के लिए कहा जाता है। लगभग हर अध्याय के अंत में अभ्यास दिए गए हैं जो सिर्फ पढ़ने से ज्यादा गहरे अनुभव में मदद करते हैं। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि कुछ पाठकों को, खासकर जो ज्यादा फॉर्मल या एकेडमिक लेखन पसंद करते हैं, उन्हें ये शैली थोड़ी ज्यादा अनौपचारिक, यहाँ तक कि थोड़ी हल्की भी लग सकती है। आपने अनौपचारिक शैली की बात की, क्या इसमें वैज्ञानिक आधार या रिसर्च का भी जिक्र है? आजकल मानसिक स्वास्थ्य पर लिखी किताबों में इसकी उम्मीद तो की जाती है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है और किताब की संभावित सीमाओं में से एक हो सकता है।
लेखिका अपने अनुभव, अपनी कोचिंग प्रैक्टिस और अपनी अंतर्दृष्टि के आधार पर लिखती हैं, जबकि उनके विचार मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के कुछ सिद्धांतों से मेल खाते लगते हैं। किताब में सीधे तौर पर वैज्ञानिक शोध, स्टडीज या आंकड़ों के विस्तृत संदर्भ मतलब साइटेशंस बहुत सीमित हैं। वो अपने तर्कों को समझाने के लिए रूपकों और कहानियों का ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पाठक हर दावे के पीछे ठोस वैज्ञानिक सबूत ढूंढ रहे हैं, उन्हें शायद थोड़ी निराशा हो सकती है। हाँ, ये संभव है। अगर कोई कठोर अकादमिक ढांचा या विस्तृत शोध संदर्भ चाहता है, तो ये किताब उस उम्मीद पर शायद खरी ना उतरे। ये ज्यादा अनुभवी जन्य, सहज ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित लगती है। तो फिर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये किताब असल में किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है और किन लोगों को शायद इससे उतनी मदद ना मिले? मेरे ख्याल से ये किताब उन पाठकों के लिए खास तौर पर बहुत अच्छी है जो अपनी चिंता के साथ अपने रिश्ते को बदलना चाहते हैं। यानी जो लोग सिर्फ चिंता के लक्षणों को दबाने या किसी तरह मैनेज करने के तरीकों से आगे बढ़कर ये देखना चाहते हैं कि क्या चिंता में कोई गहरा संदेश छिपा हो सकता है, क्या इसे वाकई एक रचनात्मक ईंधन में बदला जा सकता है। ये उन लोगों के लिए है जो इस विचार के प्रति खुले हैं और किताब में दिए गए अभ्यासों को सच में करने, उन्हें आजमाने और अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हैं। क्योंकि इस किताब का असली फायदा सिर्फ पढ़ने से नहीं बल्कि अभ्यास करने से ही मिलेगा। सही बात है। दूसरी तरफ, जैसा हमने बात की, जो पाठक बहुत ही केंद्रित, विशुद्ध रूप से चिंता उपचार गाइड चाहते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ चिंता कम करने की तकनीकें हों, उन्हें शायद किताब के बाद के हिस्से मतलब भाग 2 और 3, जो रचनात्मकता, उद्देश्य और जीवन के बड़े सवालों पर जाते हैं, वे विषय से भटके हुए लग सकते हैं। ओके। और जैसा पहले कहा, जिन्हें हर बात के लिए वैज्ञानिक प्रमाण चाहिए, उन्हें भी संदर्भों की कमी महसूस हो सकती है। और हाँ, ये क्लिनिकल डिप्रेशन या गंभीर एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लिए पेशेवर मदद का विकल्प नहीं है, बल्कि एक पूरक दृष्टिकोण ज्यादा है। बिल्कुल सही कहा। तो अब अगर हम इन सभी पहलुओं को समेटें, तो इस किताब की सबसे खास, सबसे अनोखी और फायदेमंद बातें क्या हैं? वो कौन सी चीजें हैं जो इसे चिंता या आत्मविकास पर लिखी गई ढेरों दूसरी किताबों से अलग करती हैं? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो मेरे विचार में 3 मुख्य बातें हैं जो इसे खास बनाती हैं और पाठक के लिए बहुत मूल्यवान हो सकती हैं। पहला तो है अभ्यासों पर अत्यधिक जोर। ये सिर्फ ज्ञान देने वाली किताब नहीं है, ये करवाने वाली किताब है। इसमें जिज्ञासा जगाने, रचनात्मक दरवाजे खोलने, माइंडफुलनेस और आत्मकरुणा के लिए बहुत सारे ठोस व्यवहारिक अभ्यास दिए गए हैं। पाठक इन्हें पढ़कर तुरंत अमल में लाना शुरू कर सकते हैं। ये इसे बहुत उपयोगी बनाती है। दूसरी बात है चिंता को देखने का एकदम नया नजरिया। किताब चिंता को देखने का पारंपरिक फ्रेमवर्क तोड़ती है। ये चिंता और वास्तविक डर के बीच का फर्क समझाती है, जो बहुत जरूरी है। ये विश्लेषणात्मक बाएं दिमाग बनाम रचनात्मक दाएं दिमाग के मॉडल का इस्तेमाल करके बहुत खूबसूरती से समझाती है कि हम चिंता के जाल में कैसे फंसते हैं और रचनात्मकता के जरिए कैसे बाहर आ सकते हैं। हाँ, वो बाएं बनाम दाएं दिमाग वाली बात काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। और साथ ही ये चिंता को सिर्फ हमारी व्यक्तिगत दिमागी उपज नहीं मानती, बल्कि इसे हमारे समाज, हमारी संस्कृति के संदर्भ में रखकर एक ज्यादा व्यापक समझ देती है। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, उद्देश्य और अर्थ पर गहरा फोकस। ये किताब सिर्फ चिंता ठीक करने पर नहीं रुकती, ये उससे आगे बढ़कर जीवन के ज्यादा बड़े और गहरे सवालों को छूती है। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारे लिए सार्थकता कहाँ है? ये चिंता को एक रुकावट मानने के बजाय उसे आत्मखोज और रचनात्मक बदलाव के लिए एक संकेत, एक शुरुआती बिंदु के रूप में देखती है। ये विचार कि आपकी बेचैनी, आपकी चिंता आपको आपके असली रास्ते की तरफ इशारा कर सकती है, यही इस किताब की सबसे बड़ी और अनोखी देन है। ये सिर्फ बेहतर महसूस करने के बारे में नहीं है, ये एक ज्यादा सार्थक जीवन जीने के बारे में है। तो कुल मिलाकर देखें तो बियॉन्ड एंग्जाइटी, चिंता को लेकर हमारे पारंपरिक नजरिए को कि ये एक दुश्मन है जिसे हराना है, उसे वाकई चुनौती देती है। ये उसे दबाने या मिटाने के बजाय उसे समझने, सुनने और उसके साथ काम करने का एक रास्ता सुझाती है। ये कहती है कि शायद चिंता का शोर कम करने का सबसे अच्छा तरीका रचनात्मकता की आवाज को बुलंद करना है
और इसी प्रक्रिया में हम अपने गहरे उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक पूरी तरह से अभ्यास आधारित दृष्टिकोण है जो पाठक से सक्रिय भागीदारी मांगता है। ये सच है कि वैज्ञानिक कठोरता या विस्तृत शोध संदर्भ चाहने वालों को इसमें कमी महसूस हो सकती है, लेकिन अवधारणाओं की मौलिकता और व्यावहारिक अभ्यासों का इसका जो मिश्रण है वो इसे मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में एक बहुत प्रभावशाली और सोचने पर मजबूर करने वाला पाठ बनाता है। ये उन लोगों के लिए बहुत कीमती साबित हो सकती है जो चिंता को सिर्फ एक समस्या नहीं बल्कि विकास और खुद को जानने के एक अवसर के रूप में देखने को तैयार है। बिल्कुल, ये किताब वाकई सोचने पर मजबूर करती है। क्या वाकई चिंता हमेशा एक बाधा ही होती है, या जैसा लेखिका का मानना है, क्या ये हमें खुद को ज्यादा गहराई से जानने, अपनी छिपी हुई रचनात्मकता को बाहर लाने और शायद उन दिशाओं में बढ़ने का एक अनपेक्षित मौका दे सकती है जहां हम आराम की स्थिति में कभी जाने की सोचते भी नहीं। हाँ, और यहीं पर एक विचार पाठक के लिए छोड़ा जा सकता है जिस पर वे खुद मनन कर सकते हैं। क्या होगा अगर हम अगली बार जब चिंता महसूस करें तो उसे डर या परेशानी की नज़र से देखने के बजाय उसे एक अपरिचित मेहमान की तरह देखें। अगर हम उससे जिज्ञासा से पूछें, तुम यहाँ क्यों हो? तुम मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारी इस बेचैनी के नीचे कौन सी इच्छा या जरूरत छिपी है? तो क्या हमारे जीवन में ऐसे नए अनपेक्षित रास्ते खुल सकते हैं जिन पर हमने पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया था? क्या हमारी चिंता, जैसा बेक कहती है, वाकई रचनात्मकता और उद्देश्य का अप्रत्याशित द्वार बन सकती है?